छात्रों नमस्कार। मैं ब्रजेंद्र सिंह श्रीमती रामकली इकबाल बहादुर प्राइवेट ITI पुरमावीर सरसौल कानपुर नगर उत्तर प्रदेश से। कल हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के बारे में बेसिक चर्चा की थी, परिभाषा वगैरह की चर्चा किया था। आज हम ट्रांसफार्मर के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग जैसा जानते हैं कि ट्रांसफार्मर को हिंदी में परिणामित्र भी कहते हैं, इसलिए आज हम ट्रांसफार्मर के सिद्धांत या उसके नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत या नियम के अंतर्गत ये म्यूचुअल प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिया हुआ है जो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि नंबर 1 क्या है कि म्यूचुअल प्रेरण के अनुसार जब प्राइमरी बाइंडिंग में प्रत्यावर्ती धारा अर्थात AC सप्लाई दी जाती है तो बाइंडिंग के चारों ओर बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। होता क्या है कि इसमें ये जो जिस सिद्धांत पर ये म्यूचुअल प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसमें होता ये है कि जब प्राइमरी बाइंडिंग में हम लोग AC सप्लाई देते हैं अर्थात प्रत्यावर्ती धारा दी जाती है तो बाइंडिंग के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और इसी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रखी हुई जो सेकेंडरी बाइंडिंग होती है, द्वितीय बाइंडिंग होती है उसमें EMF अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाती है। जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो सेकेंडरी बाइंडिंग में EMF उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब दूसरे बिंदु पर हम आ जाते हैं कि इसमें होता क्या है कि जो दोनों बाइंडिंग होती हैं, कौन दोनों बाइंडिंग, मतलब आपकी जो दोनों बाइंडिंग का मतलब है प्राथमिक बाइंडिंग और दूसरी सेकेंडरी बाइंडिंग, इन दोनों के मध्य जो होती हैं किसी प्रकार का कोई विद्युत संबंध नहीं होता है। इन दोनों बाइंडिंगों में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता, लेकिन मुख्य रूप से ये उनका काम क्या होता है कि मुख्य रूप से वोल्टेज को उच्च या निम्न करने का ये एक उत्तम साधन होता है। होता क्या है कि जो ट्रांसफार्मर होता है, दोनों बाइंडिंगों के मध्य किसी प्रकार का कोई विद्युतीय संबंध नहीं होता और मुख्य रूप से वोल्टेज को उच्च या निम्न करने का ये एक उत्तम साधन होता है। ये 2 बिंदु हो गए। अब तीसरे बिंदु पर हम चर्चा करेंगे कि ट्रांसफार्मर में जो दक्षता होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो बहुत अच्छी होती है। क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में जो दक्षता होती है बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसमें पावर या शक्ति को एक वोल्टेज स्तर से, होता क्या है कि इस ट्रांसफार्मर में दक्षता अच्छी या कैपेसिटी अच्छी होने के कारण इसमें होता क्या है कि इसकी पावर या शक्ति को एक वोल्टेज स्तर से दूसरे वोल्टेज स्तर में क्या होता है, ट्रांसमिट अर्थात संचरित करने में इसमें बहुत ही कम ऊर्जा की हानि होती है। भाई एक स्तर से मतलब एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज स्तर में क्या होती है, जब इसको संचरित करती है तो इसमें बहुत ही कम मात्रा में इसकी ऊर्जा की हानि होती है। ठीक, इसके बाद चौथा बिंदु है कि ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो कितनी प्रतिशत होती है। तो इसमें भी आप जान लीजिए कि जो ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी होती है वो 92 से लेके 99% तक होती है। आप लोग समझ गए कि इसकी कैपेसिटी मतलब जो लॉस होती है तो वो 92 से लेके 99% तक होती है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद आपका 5वां बिंदु है कि ट्रांसफार्मर के वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हमेशा याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर के वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद 6वां नंबर पर हम जाते हैं कि ट्रांसफार्मर में जो लेमिनेटेड कोर होती है वो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। ट्रांसफार्मर में जो लेमिनेटेड कोर बनी होती है वो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, जिसमें सिलिकॉन स्टील 3% होता है और 97% आपका लोहा होता है। क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर में जो लेमिनेटेड कोर स्टील की बनी होती है, जिसमें सिलिकॉन स्टील जो होती है 3% होती है और जो आपका लोहा होता है वो 97% होता है। ये आपका क्लियर हो गया।
इसके बाद जो 7वें नंबर का बिंदु है उस पर दिया गया है सिलिकॉन की मात्रा हिस्टेरेसिस हानि को कम करती है। तो देखो ये आपका जो सिलिकॉन की मात्रा जो होती है इसमें, तो ये क्या करती है, इसको इंग्लिश में हिस्टेरेसिस कहते हैं और हिंदी में इसे सेथिल्स कहते हैं। तो ये क्या करती है, इसकी जो हानि होती है ट्रांसफार्मर की उसकी वो कम कर देती है। अब हिस्टेरेसिस का अर्थ क्या है, तो इसमें ये कह सकते हैं कि पदार्थों या तंत्र का वह गुण क्या है, पदार्थों या तंत्र का वह गुण जिसके कारण आउटपुट केवल इनपुट पर ही निर्भर नहीं करता बल्कि निवेश एवं निर्गत सिग्नल की पूर्व स्थितियों पर भी निर्भर करता है। हमने बताया जो 7वां नंबर का है कि सिलिकॉन की मात्रा हिस्टेरेसिस हानि को कम करती है, या ये भी कभी कभी पूछ सकता है परीक्षा में कि वो कौन सिलिकॉन की मात्रा जो होती है वो किसको कम करती है, तो आप सेथिल्स भी कह सकते हो, हिस्टेरेसिस भी कह सकते हो। तो आपको ये दोनों शब्द याद रखने हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट को बिंदु पर हम आ जाते हैं कि ट्रांसफार्मर में जो क्या होता है कि जो कोर बनाई जाती है, ट्रांसफार्मर में होता क्या है, जो कोर बनाई जाती है तो वो क्या होती है लगभग 50 हर्ट्ज आवृत्ति के लिए बनाई जाती है और उसकी मोटाई आपकी जो होती है 0.5 से लेके 0.27 mm मोटाई की कोर बनाई जाती है। तो अगर कोई पूछे आपके से कि ट्रांसफार्मर या परीक्षा में पूछता है तो ध्यान रखिएगा कि ट्रांसफार्मर में जो कोर बनाई जाती है वो कितने हर्ट्ज के, लगभग 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली होती है और 2.5 से लेके 0.27 mm तक की होती है। इसके बाद 9वां बिंदु पर हम आ जाते हैं कि प्रत्येक लेमिनेटेड कोर उसमें जो लेमिनेटेड कोर लगी होती हैं उसमें वार्निश से इंसुलेटेड रहती हैं। क्या होती हैं कि प्रत्येक जो लेमिनेटेड कोर वार्निश कोर होती हैं वार्निश से इंसुलेटेड रहती हैं। ठीक, इसके बाद इस सिद्धांत के आधार पर और जो कल हम लोगों ने पढ़ाया होता उस पर मैंने 4 क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं जिनके उत्तर नीचे भी दिए गए हैं। जो आप बाद में अगर नहीं समझ में आप हल करना स्वयं, जब ना हल हो तो आप इनको भी देख सकते हैं। समझने का प्रयास करिएगा कि आपको जो परीक्षा में है वो किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। तो जैसे पहला प्रश्न दे दिया गया है, ट्रांसफार्मर की कोर ठोस लोहे की होती है। उन्होंने पूछ दिया कि ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो ठोस लोहे की होती है, तो आपको पता है कि बात असत्य है। ठीक है ना, तो वो आप उसमें जो कोर बनी होती है वो आपकी लोहे की नहीं होती है, ये बात असत्य है। होता क्या है इसमें, वो नीचे हमने दिया हुआ है, सिलिकॉन स्टील और लोहे की दोनों मिक्स होती है। इसके बाद दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पर बहुत अच्छी दक्षता देता है। तो आप भी जानते हो कि डीसी कह रहा है कि ट्रांसफार्मर जो डीसी सप्लाई पर बहुत अच्छा दक्षता देता है। तो आप जानते हो कि ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पर कार्य ही नहीं करता है, तो किस प्रकार करता है उसका उत्तर आप देखने का प्रयास करना। तीसरा क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किस नियम पर कार्य करता है। तो आप समझ रहे होंगे कि ट्रांसफार्मर किस नियम पर कार्य करता है या किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अब इसमें ये भी कह सकता है कि परिणामित्र किस नियम पर कार्य करता है। तो ये भी आपका आंसर दिया हुआ है और आप आगे भी जो टॉपिक हमने बताया हुआ उसको आप समझने का प्रयास करना, उससे खोजने का प्रयास करना, ना कि नीचे भी दिया गया है। ठीक, चौथा क्वेश्चन है आपका कि ट्रांसफार्मर की जो कोर लेमिनेटेड होती है वो किस धातु की बनाई जाती है, तो उसका भी आंसर दिया गया है। तो इस तरीके आप क्या करेंगे कि इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझकर इस क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करेंगे और इस तरीके से आप तैयार करेंगे जो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हो। बाकी आपको कल अन्य इसका जो आगे का टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।